तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड मिस्टेक से आपको जो आज बताने वाला हूँ, दैट इज द होली ग्रेल ऑफ एंड गेम प्रिपरेशन. दैट इज व्हाट आई बिलीव इज द ओनली थिंग यू नीड, जिससे आपका एंड गेम प्रिपरेशन मैक्सिमाइज हो जाएगा. ठीक है, तो ट्रस्ट मी दिस वर्क्स. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या नहीं करना है इस टाइम पर. कोई भी नया टॉपिक नहीं शुरू करना है. डू नॉट स्टार्ट एनी न्यू टॉपिक. आपको जितना भी जोश आ रहा हो अंदर से, जितना भी आपको रिग्रेट फील हो रहा हो कि यार काश मैं और पढ़ लेता, और आपको जितना भी मन कर रहा हो कि आप एक नया टॉपिक शुरू करो, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, नया टॉपिक इस टाइम पर स्टार्ट नहीं करना. मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स दैट आर योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दैट यू नो, जो आपने पढ़ रखा है, एंड उनको स्ट्रेंथन करो. बट कोई नया टॉपिक मत पढ़ो इस टाइम पर. इट वोंट हेल्प यू, ट्रस्ट मी. ठीक है, वंस दैट इज आउट ऑफ द वे, यू क्लियर कि हाँ चलो नया टॉपिक तो नहीं शुरू कर रहे, तो अब करे क्या. तो उस पर मैं आपको आता हूं क्या करना है. बहुत ही कमाल की चीज है. ठीक है, ध्यान रखना. इसे 2 वर्ड्स है, प्रैक्टिस एंड एनालिसिस. बस ये 2 चीज आपको करनी है एंड आपका स्ट्रैटेजी कंप्लीट. अब ये है क्या प्रैक्टिस? मतलब क्या? प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना नहीं है. प्रैक्टिस मतलब पेपर्स प्रैक्टिस करना. अब दोनों में फर्क क्या है? देखो, पेपर्स प्रैक्टिस करना मतलब यू आर प्रैक्टिसिंग विद अ टाइम लिमिट. आप एक पेपर उठाते हो, आप उसे एक एग्जाम की तरह सॉल्व करते हो. यू पुट अ टाइमर. आप घर में बोल देते हो कि यू आर गिविंग एन एग्जाम, और प्रॉपर एग्जाम हॉल के एटमॉस्फेयर में बैठ करके, मतलब आप ये एज्यूम करते हो कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, सेट अ टाइमर एंड आप बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करते हो, उसी प्रेशर में. उसे हम कहते हैं पेपर सॉल्व करना. कौन सा पेपर उठाना है? हमें उठाना है जनवरी वाला पेपर. सबसे पहले तो जनवरी वाला पेपर उठाओ. जनवरी में जो मेंस हुआ था उसके सारे सेट्स के क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे, वो उठाओ और उनको एज एन एग्जाम सॉल्व करना है. ठीक है, कैसे करना है? सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे पेपर को और फिर उसे एनालाइज करेंगे. देन नेक्स्ट पेपर में स्विच करेंगे, उसे प्रैक्टिस करेंगे, एनालाइज करेंगे. स्टेप्स क्या है? हम एक पेपर लेंगे जनवरी वाला, उसे हम एग्जाम हॉल की तरह प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे. प्रैक्टिस हो गया, हम उसे सॉल्व करेंगे और उसे ग्रेड करेंगे कि कौन से हमारे आंसर सही हुए, कौन से आंसर गलत हुए, हम अपना मार्क्स देंगे. अब एक बार वो हो गया, अब हम 15-20 मिनट्स का ब्रेक लो आराम से, कम बैक एंड देन यू एनालाइज दैट पेपर. अब ये एनालिसिस आप कर रहे हो, एनालिसिस में करना क्या है? तो देखो, हर क्वेश्चन जो होगा उस पेपर का वो 3 ही कैटेगरी में होगा. एक क्वेश्चन जो आपसे, वो एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे बने ही नहीं, एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे बने लेकिन आंसर गलत आया, और एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे सही बने. तो अब ये 3 कैटेगरीज में आप अपने क्वेश्चन पेपर को डिवाइड कर दोगे. ठीक है, आफ्टर यू आर डन विद योर प्रैक्टिस, आपका टाइम लिमिट खत्म हो गया, आपने पेपर सॉल्व कर लिया, अब आप एनालाइज कर रहे हो पेपर को, तो आप इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करो. जो क्वेश्चंस आपसे बने ही नहीं, जाहिर सा बात है आपसे नहीं बने क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट में कहीं गैप होगा. तो आप देखोगे उसका सोल्यूशन, आप देखोगे कि क्यों नहीं बने, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, एंड यू रिविजिट दैट कॉन्सेप्ट. इससे आपका रिविजन हो जा रहा है, राइट? तो आप रिविजिट करोगे उस कॉन्सेप्ट को, आप देखोगे कि हाँ ये कॉन्सेप्ट था, ये इसलिए नहीं बना मुझसे, यहाँ पे मेरे गैप्स थे, फिल हो गए. अब आप उस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखोगे और आप उसे समझोगे कि कैसे सॉल्व हो रहा है, एंड यू मेक अ लिस्ट ऑफ दोस क्वेश्चंस कि हाँ ये क्वेश्चन था, ये सोल्यूशन था, ये कॉन्सेप्ट में मेरे गैप्स थे. क्लियर हो गए? नाउ यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, जो क्वेश्चंस आपसे गलत बने. इसका मतलब आपको अप्रोच पता था बट यू मेड अ सिली मिस्टेक, है ना, जो हम सब करते हैं. ट्रस्ट मी, सब कोई करता है सिली मिस्टेक्स. बट जब आप ये एनालिसिस करोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से सिली मिस्टेक्स ऑफन हो रहे हैं, राइट? किस टाइप के आप मिस्टेक्स कर रहे हो, किस जगह पर आप अप्रोच गलत यूज कर रहे हो. तो आप उन सारे सॉल्यूशंस को देखो और आप समझो कि कहाँ आपसे गलतियां हो रही हैं, एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दैट. थर्ड कैटेगरी, जो आपसे क्वेश्चंस बन गए, आप बोलोगे यार ये तो क्वेश्चंस बन गए, इसको तो छोड़ दो. बट नहीं, ध्यान रखना, आपने जो क्वेश्चंस सॉल्व किए वो तो सही है, बट बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपने एस्टिमेशन लगाया, आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया आंसर, आपने तुक्का स्मार्ट गेसिंग किया, तुक्का लगाया, तो आपने आंसर तो सही दिया, आपको मार्क्स तो मिल गए उसके, बट आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया. अब एग्जाम में जरूरी थोड़ी कि आपको वैसे क्वेश्चन आएंगे. तो अब हमें क्या करना है? अब हमें उस पेपर को एनालाइज करना है, उन क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और फिर हम अगर नहीं सॉल्व हो पाया तो फिर हम उसका सोल्यूशन देखेंगे एंड हम उसका भी एक लिस्ट बनाएंगे. दिस इज हाउ वी एनालाइज दैट पेपर. और इस एनालिसिस को हम अच्छे से समय देंगे, प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, एंड दैट इज व्हेन वी कंसीडर दैट पेपर एज कंप्लीट.
फिर हम नेक्स्ट पेपर उठाएंगे, उसे प्रैक्टिस करेंगे, उसे एनालाइज करेंगे। प्रैक्टिस एनालाइज, प्रैक्टिस एनालाइज, ये कंटिन्यूअस लूप है जो चलते रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिस एनालाइज, दैट इज द ओनली स्ट्रैटेजी यू नीड। आपको कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट नहीं पढ़ना है, कोई थ्योरी नहीं पढ़ना है। बैठ करके आप पूरे दिन बैठ करके थ्योरी पढ़ रहे हो, आपको हल्का सा रिवाइज करना है, आप कर लो, बट यू डोंट बैठ करके आप थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो, आप कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ रहे हो, you are only doing practice analyze, and it is the only and the best strategy to maximize, क्योंकि आप इसमें प्रैक्टिस भी कर रहे हो, आप अपनी एक्यूरेसी भी बढ़ा रहे हो, आप एग्जाम का प्रेशर हैंडलिंग भी सीख रहे हो, टाइम मैनेजमेंट भी सीख रहे हो, प्लस आप क्योंकि एनालाइज करते हो तो आप रिविजिट भी करो कॉन्सेप्ट को, तो आपका रिविजन भी हो जा रहा है। एवरीथिंग इज समड अप इन जस्ट दीज 2 स्टेप्स, प्रैक्टिस एंड एनालाइज। जेईई मेन एग्जाम को क्लियर करने में, एक्सेल करने में 2 ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करने होते हैं। पहला एक्यूरेसी और दूसरा स्पीड। नाउ एक्यूरेसी का मतलब ये कि जिस दिन एग्जाम है मेरा, तो जो भी प्रिपरेशन हो रखी है मेरी, जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, उनमें जो भी क्वेश्चंस में मेरे को, जो भी टॉपिक्स में कॉन्फिडेंस है, जिसकी भी प्रिपरेशन मेरी अच्छी है, जो मेरे को लगता है कि मैं अच्छे से बना पाऊंगा, वो सारे क्वेश्चंस जब मैं बनाने बैठूं एग्जाम में, तो वो गलत ना हो। यू मस्ट नॉट लूज मार्क्स टू केयरलेसनेस और सिली एरर। It is your responsibility that you do justice to all the hard work you have done over the years, and आपका preparation को successful बनाने के लिए you must not lose marks. +4 का -1 नहीं करना है in the question that you are very confident and you know that you know how to solve. Now to help that, second thing is speed. अब ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो वो जेईई मेल को बहुत अच्छा कर सकता है। रीजन बीइंग कि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं एंड यू मस्ट चूज द क्वेश्चंस व्हिच आर मेड फॉर यू। क्वेश्चंस व्हिच आर मेड फॉर यू, टू चूज देम इट इज एन आर्ट, एंड गिविंग पेपर्स कंसिस्टेंटली मेक्स यू रियलाइज दैट। नाउ स्पीड से क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और आपसे बनने वाले भी क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे, बट यू मस्ट टेक टाइम आउट ऑफ दोज क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस में से समय निकालना है हमको जिन क्वेश्चंस को हम जल्दी बना पाए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए केमिस्ट्री सेक्शन में से काफ़ी टाइम निकल जाता था, जो भी मैं मैथ्स में इन्वेस्ट करता था। मैथ्स में इन्वेस्ट करके मेरा को मैथ्स में ज़्यादा टाइम लगता था, इसलिए मैथ्स को इन्वेस्ट करके मेरा ऑल इन ऑल पेपर मेरा ठीक हो जाता था। तो ये आपको समझना होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दोज क्वेश्चंस जो आप जल्दी बना सकते हो और वहां से लेकर टाइम उनको दे सकते हो जो थोड़ी लेंथी है बट डुएबल है। अब मेरे हिसाब से लास्ट के टाइम पे इन दोनों चीज़ को प्रिपेयर करना, इन दोनों चीज़ को ऑप्टिमाइज करने का बेस्ट तरीका है पेपर देना। ऑल्दो सिर्फ अगर 15 दिन ही बचे हैं ना, तो भी मेरे ख्याल से आपको 14 दिन पेपर देने चाहिए। लास्ट डे छोड़ दीजिए, तो 14 दिन पेपर कंसिस्टेंटली देने से आपको एक एग्जाम का टेम्परामेंट बिल्ड हो जाता है, एक इनर्शिया में आप बैठ जाते हो एग्जाम के लिए। जो लास्ट डे होता है वो पैनिक, जो स्पेशल पैनिक होता है वो आपको फील नहीं होगा। इस 14 दिन तो में अगर आप लगातार एग्जाम देते हो तो आपको क्वेश्चंस पिक करने का हैबिट होता है। इन 14 दिन में आपको अलग अलग टाइप पेपर देने से आपका थोड़ा दिमाग काम होता है, शांत होता है। मेरे हिसाब से अगर कंसिस्टेंटली डेली नहीं भी दे रहे हैं तो ऑल्टरनेट डेज तो देना ही चाहिए और उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। मेरे प्रिपरेशन में मैंने ये सीखा है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन इज गिविंग पेपर्स कंसिस्टेंटली एंड एनालाइजिंग इट प्रॉपरली। इसके अलावा हम लोग को हम ये बात करते हैं कि हम लोग क्या पढ़ सकते हैं लास्ट के टाइम में। तो लास्ट के टाइम में हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाए, डिमोटिवेट हो जाए, तो बड़े टॉपिक्स या ऐसे अनटच्ड टॉपिक्स जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हो लास्ट के टाइम पे, तो उन पे हाथ ना लगाएं। जो टॉपिक्स आपको लगता है ब्रश अप कर सकते हैं, जो टच कर सकते हैं, जिनमें थोड़ी पढ़ाई बाकी है, या फिर फॉर एग्जांपल जैसे फिजिक्स में छोटे टॉपिक्स, यूनिट्स, डायमेंशंस ऐसे, या रिफ्रैक्शन, मतलब लास्ट पार्ट्स ऑफ दोज चैप्टर्स जो आपको लगता है कि ये पॉसिबल है, या मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री में बहुत सारे मेमोरी बेस्ड टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बायो मॉलिक्यूल्स और सरफेस केमिस्ट्री, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स, ये सब रिवाइज कर सकते हैं। और बड़े टॉपिक्स अगर आपने नहीं कर रखे हैं तो अगेन यू मस्ट लीव देम, या थोड़ा सा अगर आपको बस थोड़ा बेसिक नॉलेज है तो उसको गो ओवर दैट, डोंट डीमोटिवेट योरसेल्फ। नाउ नेक्स्ट अनदर थिंग कि एक चीज मैं प्रैक्टिस करता था अपने पेपर के अराउंड वही 15 डेज पहले, कि मैं अपना बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करने की कोशिश करता था। माई सीनियर्स रिकमेंडेड इट एंड आई थिंक दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच हेल्प्स यू नॉट पैनिक ऑन द लास्ट डे।
एंड दिस इज कि आपको अपने एग्जाम के इतने दिन पहले ये पता है कि आपका एग्जाम कितने बजे से है। तो अगर लेट सपोज 9 से 12 मेरा एग्जाम है, तो मैं हर दिन 9 बजे से 12 बजे एक पेपर देता था, और अगर 7 o'clock के अराउंड मेरे को सेंटर के लिए निकलना रहेगा तो मैं 7 o'clock के पहले उठ जाता था, एक लाइट ब्रेकफास्ट करता था जो मैं एग्जाम के दिन भी करूंगा, ऐसा प्रैक्टिस करता था। इस चीज से मेरे को लगता है कि वो पैनिक जो लास्ट डे पे होता है कुछ लोगों को, उसके वजह से जो नहीं परफॉर्म कर पाते हैं अच्छा, वो बहुत बहुत रिड्यूस हो जाता है। ये चीज अगर आप कर सकें तो ये जरूर करें। इसके अलावा हम लोग ये देख सकते हैं कि पेपर के बाद आपको जो पढ़ना है वो क्या है, वो प्लान कर रखें, उसको लास्ट तक उसको रिवाइज कर लें, और एक थोड़ा सा टाइम पेपर एनालाइज करने के लिए भी निकालें। नाउ आपको बहुत ही ज्यादा फोकस रखना है कि आप डिमोटिवेट ना हो। यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, एंड द वन थिंग यू मस्ट कैरी विथ योरसेल्फ टू द एग्जाम इज योर राइट एटीट्यूड. The right attitude comprises of the right amount of confidence and the right amount of patience. With right amount of confidence, वहाँ एग्जाम में जब आपको डिसाइड करना होगा कि ये क्वेश्चन अभी मेरे को अटेम्प्ट करना है या नहीं, यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड यू मस्ट चूज एट दैट मोमेंट, और उसके लिए आपको पेशेंट होना भी बहुत जरूरी है. इफ यू आर नॉट पेशेंट यू माइट पैनिक. Both of these things together will help you score the best whatever you can out of the paper you get. एंड इसके बाद ज़्यादा रिजल्ट पे बात नहीं करनी है किसी से, आपको अपना दिमाग जितना जैसे हो सके उसको शांत करने की कोशिश करनी है. फॉर मी आई यूज टू प्रे टू गॉड और लिसन टू मोटिवेशनल सॉन्ग्स और टॉक टू माई पेरेंट्स. जो भी आपको लगता है आपको हेल्प करता है, प्लीज डू दैट. हेल्प योर सेल्फ, बी काम, and this will definitely help you. And please do not focus on the result. The result is not in our hands. It is very important for us to understand that whatever hard work we have done, we just have to go there and we have to score the best out of what we can. और उसके लिए हम लोग को पेशेंट रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, एक्यूरेट रहना है, और स्पीड के हिसाब से करना है. एंड वी मस्ट नॉट टेक टेंशन. एंड मेरे तरफ से तो आई थिंक ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव वर्कड रियली हार्ड एंड यू विल डू वेरी वेल. प्लीज डोंट टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन योर सेल्फ. एंड लास्ट डे एग्जाम के बाद आप अपने आप को एक अच्छा सा ब्रेक दें, एक दिन का आप अपने आप को ब्रेक दें, और उसके बाद अच्छे से एडवांस के लिए भी प्रिपेयर करें. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू.